भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, ध्यान दो। मित्रों मत बोलो, ध्यान दो। चैप्टर 2 में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्लीज। चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है प्रोस्पेक्टस का पार्ट और दूसरा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। वी नीड टू फोकस फर्स्ट ऑन द प्रोस्पेक्टस पार्ट। चैप्टर को पढ़ने का अपना एक तरीका है। मैं आपको बता दूं, प्रोस्पेक्टस ये वर्ड आपने सीपीटी लेवल में कही तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू ऑफर, इतना आपने पढ़ा है। और काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा कि प्रोस्पेक्टस एग्जैक्टली कंपनी की जानकारी होती है उसमें। लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। जब मैं कहता हूं आपको प्रोस्पेक्टस, कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोस्पेक्टस के ऊपर अलग प्रोविजंस क्यों है? क्या होता है, अगर कोई कंपनी पैसा रेज करना चाहती है पब्लिक से, तो जिनसे भी पैसा रेज करना चाहेगी उनको कंपनी की जानकारी देगी कंपनी। वो लोग उस जानकारी को पढ़ने के बाद फैसला लेंगे कंपनी में निवेश करना है कि नहीं करना है। मतलब कंपनी जो उन प्रोस्पेक्टिव शेयरहोल्डर्स के सामने अपनी जानकारी रखेगी, जिस डॉक्यूमेंट के तहत वो जानकारी देती है, उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ये जो वर्ड है ना प्रोस्पेक्टस, ऐसा कहता है प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट, स्क्रीन पर देखना, कोई कुछ लिखना मत। प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट इशूड by the company to the public in case of issue of any shares oblique debentures oblique deposits. What I have written these 3 lines, ध्यान दो। एनी डॉक्यूमेंट सबसे पहले, उसके बाद टू द पब्लिक, और उसके बाद शेयर्स डिबेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट्स। दोस्तों ये 3 वर्ड्स और 3 सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस के इस फर्स्ट एनी डॉक्यूमेंट जब मैं कहता हूं ना, तो प्रोस्पेक्टस कैन बी एनी डॉक्यूमेंट बट इन राइटिंग। डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज इन राइटिंग। इन राइटिंग, और वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? इट कैन बी ए नोटिस, इट कैन बी ए सर्कुलर, इट कैन बी ए एडवर्टाइजमेंट, और इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बट दैट फॉर्म मस्ट बी इन राइटिंग। प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट, और ये किसको इशू होता है? टू द पब्लिक। टू द पब्लिक मतलब प्लीज ध्यान दो, प्रोस्पेक्टस कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक को होगा तो हम कहते हैं वो जो डॉक्यूमेंट है वो जनरल ऑफर होगा। टू द पब्लिक मतलब क्या? जनरल ऑफर। अगर हम स्पेसिफिक पर्संस को देंगे तो स्पेसिफिक ऑफर है। प्रोस्पेक्टस कभी स्पेसिफिक पर्संस को होता नहीं है, इट इज टू द पब्लिक। और ये सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस में इशू होता है। एक तो जब शेयर्स का इशू आएगा तब, शेयर्स में फिर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दोनों आएंगे, या फिर डिबेंचर इशू आएगा तब, या डिपॉजिट्स इशू आएगा तब। डिपॉजिट्स क्या है वो डिपॉजिट चैप्टर में हम देखेंगे। फॉर द टाइमिंग में आपको बता दूं, शेयर्स आर फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए शेयर्स का इशू आता है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के बीच के लिए डिबेंचर्स होता है, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपॉजिट्स होता है। मैं अगेन बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए शेयर्स होगा, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर्स होगा, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या होगा? डिपॉजिट होगा। सिर्फ और सिर्फ इन 3 केसेस में प्रोस्पेक्टस आता है। और जो भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा पब्लिक को, वो ऑफर कैसा होगा? जनरल ऑफर। और प्रोस्पेक्टस का फॉर्म कैसा होता? कोई भी फॉर्म में होना चाहिए, बट कैसे होना चाहिए? राइटिंग होना चाहिए। अरे समझ रहा है कि नहीं? अब इस चैप्टर में हम प्रोस्पेक्टस के अलग अलग टाइप्स देखने वाले, और जिनमें से मैं कहूं जो 2 टाइप्स आप सबको पता होने चाहिए प्रोस्पेक्टस के। एक तो मैंने आपको जो बताया वो, उसके अलावा जो हम देखेंगे एक है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। उसके अलावा और एक प्रोस्पेक्टस है जिसको कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। दोस्तों इन दोनों को भी प्रोस्पेक्टस के साथ ही जोड़ा गया है। मतलब दिस 2 आर ऑल्सो प्रोस्पेक्टस। हाँ,
इनका मतलब क्या है थोड़ी देर बाद हमको पता चलेगा। प्रोस्पेक्टस वो कहते हैं, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स शेल्फ प्रोस्पेक्टस और रीडिंग प्रोस्पेक्टस एंड इट इज एनी डॉक्यूमेंट इशू टू द पब्लिक फॉर बोलो इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स। सबको समझ रहा? मैंने आपको कहा प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन कहा, अब होता क्या सुनो। जब इसको लेकर केस स्टडी आता है ना डेफिनेशन पर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स केस स्टडी पढ़ने के बाद क्लीन बोल्ड दे आर नॉट एबल टू लिंक कि वो जो केस स्टडी है वो प्रोस्पेक्टस के डेफिनेशन से रिलेटेड है। थोड़ी देर बाद हम जब क्वेश्चन देखेंगे यू आल्सो विल बी सरप्राइज्ड ऑल ऑफ यू। अभी फिलहाल मैंने आपसे सिर्फ प्रोस्पेक्टस का क्या डिस्कस किया है, मीनिंग। अब प्रोस्पेक्टस अगर किसी कंपनी को इशू करना है, किसी कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो मैंने कहा कंपलसरी इन राइटिंग होगा, ओके, बट प्रोस्पेक्टस के कुछ रूल्स है, स्क्रीन पर देखना। देयर आर सम रूल्स अ कंपनी नीड टू फॉलो फॉर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। रूल नंबर 1 हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस हैज टू बी इन राइटिंग, ये तो हमें पता है। हम कहते हैं सेकेंड रूल प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड। मतलब क्या, हर प्रोस्पेक्टस जो पब्लिक को इशू किया जाएगा उस पर ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट होना जरूरी है। Why this opening date and closing date? Let me explain. सुन लो, आप देखो प्रोस्पेक्टस वर्ड को कैसे लिंक कर रहे हैं। आप 11th में आफ्टर 10th जब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए गए, अलग अलग कॉलेजेस का आप प्रोस्पेक्टस लेकर आए। सीपीटी के लिए मतलब सीए कोर्स के लिए जब आप इंस्टीट्यूट के ब्रांच ऑफिस में गए, आपने आईसीआई से सीए कोर्स का प्रोस्पेक्टस वहां पर मिला, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस मिला। कोई भी प्रोस्पेक्टस जब आप लेते हो उसे पढ़कर आप समझकर फिर एंट्री लेते हो। मान लो आपने कॉलेज का जब प्रोस्पेक्टस पढ़ा, उस पर आपका फैसला हुआ कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दो, बट मैक्सिमम लोग सुनी सुनाई बातों पर फैसला लेकर एडमिशन लेते हैं। सेम वे सीए कोर्स का जब आपने प्रोस्पेक्टस खरीदा, आपने बगैर पढ़े लोगों के कहने पर क्या किया, एप्लीकेशन कर दिया सीए सीपीटी के लिए। अगर पढ़ते तो आज यहां पे ना होते। कहने का मतलब जस्ट फॉर द सेक मैं बता रहा हूं, प्रोस्पेक्टस से आपको पूरी जानकारी इन डिटेल मिलती है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, यस और नो। वो कहते हैं, प्लीज ध्यान दो, वो कहते हैं प्रोस्पेक्टस जब राइटिंग में होगा ना, आपके प्रोस्पेक्टस जितने भी आपने लिए हैं उस पर भी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं, ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट क्या है, इस दिन के बीच के आप अप्लाई करोगे तो ही आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। सेम वे कंपनी का जब प्रोस्पेक्टस आता है शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए, डिपॉजिट्स के लिए, प्रोस्पेक्टस कब खुलेगा कब क्लोज होगा ये देना जरूरी है। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी, अरे बोलो डेटेड, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इन राइटिंग। और हम कहते हैं थर्ड पॉइंट, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ आरओसी। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, prospectus must be registered with ROC. Sir, why prospectus needs to be registered? रजिस्टर मतलब पहले ROC के पास रजिस्टर करो, उसके बाद पब्लिक को इशू करो। आप जो प्रोस्पेक्टस में जानकारी दे रहे हो वो जानकारी सही है या नहीं, ये चेक कौन करेगा, ROC। ROC आपके प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करने के बाद ही वो प्रोस्पेक्टस आप किसको इशू कर सकते हो, पब्लिक को। एंड लॉ या रूल ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन करने के within 90 days you have to issue the prospectus. You have to issue the prospectus. Prospectus ROC के पास रजिस्टर करने के 90 डेज में इशू करना है। मतलब क्या, आज आपने रजिस्टर कर दिया, 90 डेज के अंदर पब्लिक इशू लाना है, या जो भी आप जिस पर्पस के लिए आपने प्रोस्पेक्टस लाया था वो पब्लिक को इशू करना है। क्यों, अगर नहीं किया तो 90 डेज बाद फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड फिर से उसके बाद आगे आपको 90 डेज मिलेंगे। मतलब एक बार रजिस्टर कर दिया तो रजिस्ट्रेशन कितने दिन तक वैलिड है, 90 डेज। जो जानकारी उसकी दी है वो 90 डेज तक वैलिड है, 90 डेज के अंदर आपका इशू आना जरूरी है। क्लियर है सबको? प्रोस्पेक्टस के इशू को लेकर कितने रूल्स है, 4। पहला रूल क्या बताया मैंने, इन राइटिंग। दूसरा, okay, it must be dated, must be registered with ROC and registered within 90 days the issue must come। 90 डेज में नहीं आया तो आफ्टर 90 डेज फ्रेश इशू। मैंने प्रोस्पेक्टस का मीनिंग बताया, सबको समझा? प्रोस्पेक्टस में और कौन से टर्म्स आते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इन दोनों का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, मैं आपको वंस वी कम टू दैट टर्म आई विल डिस्कस दैट विथ यू। फिलहाल मैं डेफिनेशन पर आपको समझा रहा हूं एग्जैक्टली व्हाट इट मींस। अब ध्यान दो, एक कंपनी ने क्या किया,
पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करने को लेकर गवर्नमेंट के मतलब सेबी के सारे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लिए, कंपनीज एक्ट देख लिया, ठीक है। कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोस्पेक्टस को लेकर गाइडलाइंस है सारे फॉलो हुए, सेबी के गाइडलाइंस फॉलो हुए, प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब सुनो, प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी जानकारी एज पर लॉ देनी थी वो सारी दे दी, उसके अलावा कंपनी ने एडिशनल जानकारी भी ऐड कर दी। क्या ऐसी कोई भी एडिशनल जानकारी कंपनी दे सकती है? दिमाग पे जोर दो। कंपनी ने कंपनीज एक्ट के तहत सेबी के गाइडलाइंस के तहत जो भी जानकारी दी थी वो दी, बट उसके अलावा एडिशनल जानकारी ऐड कर दी, चलेगा क्या? अरे भाई, प्रोस्पेक्टस हम क्यों इशू करते हैं? ताकि लोग उसे पढ़े और फैसला ले पाए। अगर आपने दिए हुए सारे गाइडलाइंस और लॉ को कंप्लाई करके उसके अलावा कोई एडिशनल जानकारी दी है जिससे लोगों को फैसला लेने में आसानी हो जाए, तो दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मोस्ट वेलकम, बट द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच यू आर गिविंग मस्ट कंप्लाई विद द गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस। दोस्तों मैं बता रहा हूं, जो भी आप जानकारी दे रहे हो प्रोस्पेक्टस में, इट मस्ट कंप्लाई विद द गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की जानकारी जो होती है गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस के कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। और व्हाट आर द टू गोल्डन रूल्स? गोल्डन रूल नंबर 1, हम कहते हैं जो भी जानकारी आप देते हो, इट मस्ट रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ बिजनेस और वेंचर। जो भी जानकारी आप प्रोस्पेक्टस में देते हो उससे कंपनी का ट्रू नेचर ऑफ वेंचर या बिजनेस पब्लिक के सामने आना जरूरी है। मतलब जानकारी में कुछ भी गलत जानकारी होनी ही नहीं चाहिए, ट्रू नेचर ऑफ वेंचर आना चाहिए। एंड गोल्डन रूल नंबर 2, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन मस्ट बी रिफ्लेक्टेड। मतलब जो भी जानकारी आप दे रहे हो उससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही मात्रा में सामने आनी जरूरी है, सही मायने में सामने आना जरूरी है। उसमें बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करना नहीं है। अगर आपने इन दोनों का कंप्लायंस किया इंफॉर्मेशन में, तो इंफॉर्मेशन इज वेलकम। अरे यस और नो। और जो एडिशनल जानकारी आप देते हो ना दोस्तों, उसे कहते हैं वॉलंटरी स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? वॉलंटरी स्टेटमेंट। अब इसको लेकर केस स्टडी पूछा है। एक कंपनी है, उसका पब्लिक इशू आया, पब्लिक इशू में कंपनी ने सारे नियमों का कंप्लायंस करते हुए अलावा कुछ एडिशनल जानकारी दे दी जो प्रोस्पेक्टस के लिए देना जरूरी नहीं था, फिर भी दे दी। क्या कंपनी का प्रोस्पेक्टस वैलिड है? आपको कहना है कोई भी एडिशनल जानकारी कंपनी दे सकती है, पर उसने उस गोल्डन रूल को फुलफिल करना चाहिए। अगर सारी जानकारी गोल्डन रूल को फुलफिल कर रही है तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और जो प्रोस्पेक्टस इशू है वो वैलिड है। अरे समझ रहा है कि नहीं? पक्का? मैंने कहा प्रोस्पेक्टस की सारी जानकारी कैसे होनी चाहिए? ट्रू। बट अगर आपने प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कर दिया आरओसी के पास, 90 डेज के अंदर इशू बिल आया और बाद में पता चला, पब्लिक से पैसा रेस करने के बाद आरओसी को पता चला, किसी वेल विशर ने, शुभचिंतक ने इन्फॉर्म किया कि जो जानकारी आपने दी थी वो क्या है? गलत है, मिसलीडिंग है, तो आपके ऊपर आरओसी क्या करेगा? कार्रवाई करेगा। और ध्यान दो, प्रोस्पेक्टस के अंदर मिसस्टेटमेंट 2 रास्ते से हो सकते हैं। एक तो प्रोस्पेक्टस में दी हुई जानकारी ही मिसलीडिंग है, मतलब क्या? गलत है, या फिर नियमों के मुताबिक जो जानकारी देनी चाहिए थी जानबूझकर कुछ जानकारी ओमिट की गई, ओमिट स्किप की गई। मतलब आपने जो जानकारी दी थी वो सब सही थी, बट जो जानकारी एक्चुअल में होनी चाहिए थी, जो जहां पर दिखाना था वो दिखाया नहीं। आपने कहा हमने जो दिया सब सही है, अरे बट उसके अलावा और जो कहा गया था वो दिया ही नहीं। आपको डर था अगर वो एडिशनल जानकारी जो ओमिट की गई है वो अगर दी जाती तो उस केस में पब्लिक शेयर्स को बाय नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, विल गेट टू नो ओमिशन कैसे होता है। नियमों के मुताबिक प्रोस्पेक्टस में कंपनी के ऊपर कोर्ट में कोई लिटिगेशन केस, कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो ये जानकारी भी प्रोस्पेक्टस में देनी होती है पब्लिक को। अगर कंपनी का इशू आ रहा है, कंपनी के कोर्ट में जितने भी लिटिगेशन केसेस है, सारी जानकारी देनी होती है पब्लिक को। अब सुनो, पुणे का एग्जांपल ले रहा हूं। एक कंपनी है विमन नगर एरिया में पुणे में, जिसका ज्यादा ऑपरेशन, इट्स थ्रूआउट पुणे, ऑल ओवर पुणे इट हैज इट्स बिजनेस, बट विमन नगर एरिया में ज्यादा वो फोकस्ड है। कोलते पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड, कोलते पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड इस कंपनी का 2006 में पब्लिक इशू आया था। ध्यान दो, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। 2006 में जब पब्लिक इशू आया था, 230 रुपीज पर शेयर में आईपीओ का प्राइस था, 230 रुपीज।
कंपनी का कहना था कि प्रोस्पेक्टस में सारे कंप्लायंसेस हो गए, कंपनीज एक्ट के और सेबी के। प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू किया गया, पैसा रेज हुआ, उसके बाद किसी शुभचिंतक ने सेबी को जानकारी पहुंचाई कि कंपनी का विमन नगर एरिया में एक 500 करोड़ 500 करोड़ का एक लिटिगेशन लैंड प्रॉपर्टी को लेकर जो चल रहा था कोर्ट में, वो प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड ही नहीं हुआ है। दोस्तों मतलब यहां पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी क्या की गई थी, ओमिट की गई थी। इसको भी मिसस्टेटमेंट मानते हैं प्रोस्पेक्टस में, बिकॉज अगर ये जानकारी होती तो हो सकता है लोगों का फैसला चेंज हो। कोई भी जानकारी जिससे लोगों का इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज हो उसे हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो उस वक्त सेबी ने उनका आईपीओ क्लोज होने के बावजूद आईपीओ को रीओपन किया, 7 डेज तक फिर से रीओपन किया, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करने का एक बार और अपॉर्चुनिटी दिया। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है क्या? मतलब क्या, अगर आपके प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट है तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। मिसस्टेटमेंट कितने फॉर्म में हो सकता है? 2। पहला, एक तो मिसलीडिंग है इन द फॉर्म एंड कंटेक्स्ट। इसका मतलब क्या? अनट्रू इंफॉर्मेशन, जो जानकारी दी वही गलत है। आपका प्रॉफिट पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आ रहा था 15 करोड़, आपने दिखा दिया 150 करोड़, एक जीरो बढ़ा दिया। अब जब लोगों को वहां पर 150 करोड़ दिखेगा तो फैसला बढ़ सकता, चेंज हो सकता है ना। बट आप बाद में पता चला ये जानकारी गलत है, तो हम उसे जानेंगे मिसस्टेटमेंट, मिसलीडिंग द फॉर्म एंड कंटेक्स्ट। आपको 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने थे पिछले, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 साल के थे बट पहले 3 सालों में लॉसेस थे, आपने 2 साल के दिए, सारे करेक्ट दिए। आपने 2 साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी, मतलब उसके पहले 3 साल की आपने ओमिट जो की वो इंटेंशनल ओमिशन हुआ, उस ओमिशन भी क्या माना जाएगा? अरे क्या माना जाएगा? मिसस्टेटमेंट। आई होप यू आर गेटिंग। और ऐसा मिसस्टेटमेंट होने पर आपके ऊपर, मतलब आपकी कंपनी के ऊपर, जिस व्यक्ति ने को पढ़कर, ध्यान दो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा ना, वो आपकी कंपनी के ऊपर कार्रवाई कर सकता है और अपने होने वाले नुकसान को कंपनी से क्लेम कर सकता है। बिकॉज आप सबने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, when one party is at fault, the party not at fault can cancel the contract and claim the damages. I hope you're getting it. Quickly मेरे साथ आओ, मैंने काफी टर्म्स आपको समझा दिए जस्ट इन आवर डिस्कशन प्रोस्पेक्टस के, वन बाय वन। फर्स्ट उस पेज नंबर 29 पर मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस दिया है, क्विकली मेरे साथ अंडरलाइन करो। एनी डॉक्यूमेंट, मैं इतना ही अंडरलाइन करूंगा, नंबर 1, बाद में यहां तक मैं ब्रैकेट में डालूंगा। वो ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया है, शेल प्रोस्पेक्टस दिया है, मिला है क्या? एनी डॉक्यूमेंट के बाद आगे वो डॉक्यूमेंट कैसे होगा वो हाईलाइट कर लो। एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और ये सुनो, नंबर 2, इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक, नंबर 2। अरे समझ रहा है कि नहीं? नंबर 2 क्या होगा? फ्रॉम द पब्लिक। और नंबर 3, फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेस ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। दोस्तों जब मैं कहता हूं सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, उधर नीचे देखना, मार्क करना, सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है और क्या क्या आ रहा है? शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स। अरे यस और नो, मतलब मैं उसे नंबर 3 दूंगा तो मैं कहूंगा प्रोस्पेक्टस के डेफिनेशन को लर्न करने के बजाय मैं इन 3 शब्दों को जोड़ दूंगा। एनी डॉक्यूमेंट इश्यूड टू द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटीज। मैंने इतना भी लिख दिया तो भी डेफिनेशन करेक्ट है, बिकॉज मैंने तीनों वर्ड्स यूज कर लिए। मुझे जो अक्सर स्टोन की तरह सर एज इट इज लिखना है क्या? नहीं, यहां पर यूज द ब्रेन, उसको ब्रेक करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पिकअप करो, उनको जोड़ दो, सेंटेंस फ्रेम कर दो, हो गया आपका आंसर प्रोस्पेक्टस को लेकर। सबको क्लियर है? पक्का? नीचे देखो, रूल्स फॉर इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस, वन बाय वन। पहला रूल राइटिंग में देखा है, डेटेड, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट देखा है, रजिस्टर्ड विद आरओसी बिफोर इशू, वो भी रीजन पता है, मस्ट बी इश्यूड विद इन 90 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो भी पता है। अरे यस और नो। फिर उधर नीचे दिया वॉलंटरी स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। वॉलंटरी मतलब कि अपनी मर्जी से। दोस्तों वॉलंटरी स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस के अंदर फर्स्ट लाइन में देखो, एनी इंफॉर्मेशन इन एडिशन टू द कंपल्सरी पर्टिकुलर्स एट इट्स वॉल्यूशन दिया। वॉल्यूशन मतलब क्या? विश, विल, इच्छा, मर्जी,
जब कंपनी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहती है, उसको वॉलंटरी स्टेटमेंट कहते हैं। उन्होंने कहा the voluntary statement, the prospectus must be framed by following the golden rule. Golden rule number 1, true nature of company's venture, and number 2, true financial position should be disclosed. दोस्तों ये लाइन है ना, इसको इस 3 लाइंस को इंपॉर्टेंट मार्क करो, सब लोग पढ़ लो जरा, इट इज इंपॉर्टेंट, ये 3 लाइंस। मार्क किया क्या? ऑब्लिगेटरी मतलब क्या? कंपलसरी, मैंडेटरी, ड्यूटी है, कंपनी का ड्यूटी है कि नॉट ओनली सारी फैक्ट और इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली देना है, बट कोई भी जानकारी को ओमिट नहीं करना है। मतलब मिस स्टेटमेंट कब होगा? बोलो। एक तो गलत जानकारी दी या फिर कोई जानकारी ओमिट की जो इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में मिस स्टेटमेंट होगा। और यस और नो, दैट इज इट। मैंने प्रोस्पेक्टस का मीनिंग डिस्कस किया, प्रोस्पेक्टस के रूल्स डिस्कस किए, प्रोस्पेक्टस के बोलो वॉलंटरी स्टेटमेंट को समझा है, और वॉलंटरी स्टेटमेंट के अलावा हमने एक वर्ड समझने की कोशिश की जिसको क्या कहता है? मिस स्टेटमेंट। तुरंत दोस्तों उस मिस स्टेटमेंट वर्ड पर आप आ जाओ, पेज नंबर 31 पर, उधर डिटेल में उसको दिया है, पेज नंबर 31 ऑफ योर नोट्स। मिस स्टेटमेंट वर्ड मिला है सबको? सेकेंड पैराग्राफ में पेज नंबर 31 पर मिस स्टेटमेंट है ना, मैं पढ़ा हूं, देखो मिस स्टेटमेंट का मीनिंग कैसे दिया है। मिस स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट कॉलम में दिया मिसलीडिंग इन द फॉर्म एंड कंटेक्स्ट, उसका मीनिंग क्या दिया है? अरे बोलो, एनी अनट्रू इंफॉर्मेशन दिया है ना। सेकंड इसमें फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, जिसका मतलब दिया ओमिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन विच इज मटेरियल, मतलब क्या? सिग्निफिकेंट। दोनों में से कुछ भी एक हुआ तो भी मिस स्टेटमेंट है। क्या सब लोग मेरी इस बात को समझ रहे हैं? और अगर मिस स्टेटमेंट हुआ तो क्या होगा? होने वाले डैमेजेस कंपनी को, उस शेयरहोल्डर को देने होंगे। अब सुनो इस बात को लेकर, लॉ कहता है, एक यूके बेस्ड केस है, और वो कहता है वही व्यक्ति, सुन लो, वही व्यक्ति मिस स्टेटमेंट होने पर कंपनी को लायबल कर सकता है जिसने कंपनी के आईपीओ में प्रोस्पेक्टस को पढ़कर डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीदे। सुन लो, एक व्यक्ति को आईपीओ में उसने एप्लीकेशन किया कंपनी के अंदर शेयर्स के लिए, अलॉटमेंट नहीं हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था, इससे अलॉटमेंट नहीं हुआ। जिस दिन कंपनी के शेयर्स लिस्ट हुए ना, उस दिन सेम डे पर, लिस्टिंग पर, उसने स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदे। कहां से खरीदे? स्टॉक मार्केट से। फिर 2 दिन बाद उसे किसी ने बताया, अरे कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट था, उसने पढ़ा और मिस स्टेटमेंट उसे मिला। अब वो कंपनी को अप्लाई करता है, कहता है मुझे मेरे पैसे वापस दो, तुम तुम्हारे शेयर्स वापस लो। क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज लॉ कहता है उसने शेयर्स कहां से खरीदे? अरे कहां से खरीदे? स्टॉक मार्केट से। प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर मिस स्टेटमेंट है तो उसने प्रोस्पेक्टस के तहत डायरेक्टली परचेस किया, उसको अलॉटमेंट हुआ, तो ही वो कैंसिल कर सकता है। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं समझ रहा है? मिस स्टेटमेंट के लिए कंपनी को लायबल कौन कर सकता है? उधर मार्क करो, एनी नोट में दिया नीचे, एनी पर्सन हु परचेज द शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी कैन मेक द कंपनी लायबल फॉर। अरे बोलो, वो मिस स्टेटमेंट के लिए सिर्फ वही व्यक्ति लायबल कर सकता है जिसने डायरेक्टली परचेस किया। नीचे देखो, अ सब्सिक्वेंट परचेस ऑफ शेयर्स इन द डैश ओपन मार्केट हैज नो रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी और द डायरेक्टर्स और द प्रमोटर्स और इट्स ऑफिसर्स। अगर किसी भी व्यक्ति ने सब्सिक्वेंटली स्टॉक मार्केट से या ओपन मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदे तो वो कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जा नहीं सकता, उसके पास कोई रेमेडी नहीं है फॉर द मिस स्टेटमेंट। वो कर देगा। अच्छा, तो मतलब जिसने डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस को पढ़ के कंपनी से खरीदा है उसके पास रेमेडी है। क्या रेमेडी होगा? क्या रेमेडी होगा? आपने प्रोस्पेक्टस को पढ़ा, शेयर्स ऑब्टेन किए, आपको अलॉट हो गया, बाद में आपको पता चला प्रोस्पेक्टस में काफी जानकारियां गलत थी, आपके पास रेमेडी जो है उसके तरफ आप कहां पे जाओगे? पुलिस स्टेशन में? कोर्ट में?
अरे कंपनी के खिलाफ के सारे डिस्प्यूट्स कहां पर जाते हैं? कोर्ट मतलब ट्रिब्यूनल। भूल गए क्या? आप कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाओगे मतलब ट्रिब्यूनल में जाओगे और कंपनी के नाम से केस करोगे कि इस कंपनी ने हमारे साथ क्या किया है, धोखा किया है, फ्रॉड किया है, वी वांट आवर मनी बैक। और आप सबूत के तौर पे प्रॉस्पेक्टस का कॉपी दोगे, मिस स्टेटमेंट कहां पर हुआ है वो सबमिट करोगे। सुन लो, जैसे आप कोर्ट में एप्लीकेशन करोगे ना, कोर्ट कंपनी को शो कॉज नोटिस देगी। क्या देगी? शो कॉज नोटिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। साथ ही साथ प्रॉस्पेक्टस के अंदर कंपनी के जिस डायरेक्टर का, ऑफिसर का नाम था, जिसने प्रॉस्पेक्टस को साइन किया था, ऑथेंटिकेट किया था, उन सब के नाम से नोटिस निकलेगी। अरे समझ रहा है कि नहीं? नोटिस दी जाएगी, कंपनी अपना पॉइंट रखेगी। अगर कंपनी अपने पॉइंट को प्रूव नहीं कर पाई, मिस स्टेटमेंट साबित हो गया, तो आपका होने वाला सारा डैमेजेस कंपनी आपको पे करेगी। अरे आपका होने वाला सारा डैमेजेस कौन देगी? कंपनी आपको देगी। सुनो, इसके बाद कोर्ट वेरीफाई करना स्टार्ट करेगा, ये जो मिस स्टेटमेंट हुआ है ये जानबूझकर किया गया था या अनजाने में हुआ है। सुन लो, कई बार मिस स्टेटमेंट अनजाने में भी हो सकता है, अनइंटेंशनली। अरे सुनो, अगर ये पता चला कि जो मिस स्टेटमेंट हुआ है वो जानबूझकर किया गया था ताकि लोग क्या करे, उस कंपनी में निवेश करे, इन्वेस्ट करे, तो ऐसे केस में जिन्होंने भी ये इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट किया है उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी स्टार्ट होगा। क्या होगा? क्रिमिनल लायबिलिटी, मतलब उनको क्रिमिनली लायबल किया जाएगा, बिकॉज यहां पर मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल है, ओ बट मिस स्टेटमेंट अनइंटेंशनल था कि को कंपनी ने जो भी प्रॉस्पेक्टस में गलत जानकारी छपी थी वो बाय मिस्टेक छपी थी, प्रिंटिंग मिस्टेक था और डायरेक्टर्स ने नजरअंदाज कर दिया और उस केस में उनका नेग्लिजेंस साबित हुआ, बट उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा साबित हुआ तो सिर्फ सिविल लायबिलिटी होगी, बट अगर इंटेंशनल हुआ तो क्रिमिनल लायबिलिटी भी होगी। मैं जो बोलो समझ रहा है? सिर्फ उतना पॉइंट अभी देख लो, आपके नोट्स में क्या दिया है, लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस। जो मैं बोल रहा हूं वही मार्क करो, मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वो क्या दिया देखो, लायबिलिटीज फॉर मिस स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस में पहला दिया सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में कौन लायबल होगा? कंपनी। कंपनी के अलावा अदर पर्संस में कौन है? प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट्स। और उस केस में उन्हें क्या करना है? टू पे कॉम्पेंसेशन टू एवरी पर्सन। देखो, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति जिसको नुकसान हुआ है, who has suffered the loss or damage। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, who has suffered the loss or damage। हर एक व्यक्ति जिसको लॉस और डैमेज हुआ है उसे क्या देना है? कॉम्पेंसेशन देना है। और उन्होंने कहा है अगर ये साबित हुआ, where it is proved that the prospectus has been issued with the intent to defraud the applicants, तो ऐसे केस में वो सारे लोगों की लायबिलिटी अनलिमिटेड बन जाएगी, अनलिमिटेड, एंड उनके ऊपर क्रिमिनल पनिशमेंट होगा अंडर सेक्शन 34। मतलब क्रिमिनल पनिशमेंट कब स्टार्ट होगा? अगर वो जानबूझकर मिसस्टेटमेंट हुआ है तो, और जानबूझकर हुआ है तो सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी एंड क्रिमिनल पनिशमेंट होगा। दोस्तों ये पॉइंट समझ रहा सबको? पक्का? मैं इस पॉइंट को, व्हाट इज दिस पॉइंट अगेन टेल मी, ये पॉइंट नंबर 1 कब आएगा? सिविल लायबिलिटी में अगर साबित हो गया कि मिसस्टेटमेंट हुआ है तो ऐसे केस में उसे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा एंड हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा लॉस और डैमेज जितना उसका हुआ है। और यस और नो? प्लीज ध्यान दो, इस बात को लेकर काफी परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, कहीं पर आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दिया, बट एग्जैक्टली क्या होता है। हम कहते हैं हर एक व्यक्ति का लॉस और डैमेज कंपनी कॉम्पेंसेट करेगी। एक व्यक्ति ने क्या किया पता है? आईपीओ में शेयर्स प्रॉस्पेक्टस को पढ़ के अप्लाई किया, अलॉटमेंट हो गया, मिस स्टेटमेंट हो गया, साबित हो गया, बट अब इसने क्या किया था? अपने बैंक की एफडी को तोड़कर उसके पैसे आईपीओ में इन्वेस्ट किए थे। मिस स्टेटमेंट साबित होने पर कंपनी उसका होने वाला लॉस उसे कॉम्पेंसेट करेगी, मतलब जितने पीरियड का उसका इंटरेस्ट लॉस हुआ है उतना देगी, वो एक्चुअल लॉस है। बट इसने कह दिया नहीं नहीं, अगर मैं एफडी को तोड़ने के बाद आईपीओ नहीं आता तो मैं कैसीनो में जाके पैसे लगाता तो मेरे 1 लाख के 5 करोड़ होते, मुझे 5 करोड़ का लॉस चाहिए। लॉ कहता है जो लॉस और डैमेज आपको मिलेगा ना, वो एक्चुअल लॉस कितना हुआ है उतना देंगे, नोशनल लॉस और डैमेजेस आपको देंगे नहीं, एक्चुअल लॉस दिया जाएगा। अरे समझ रहे कि नहीं? दूसरी बात, लॉस और डैमेज वही व्यक्ति क्लेम कर सकता है जिसने कंपनी के साथ, सुन लो, जिसने कंपनी के साथ कुछ ऐसा
नहीं किया है जिससे उसके शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब क्या, जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर रीजनेबल टाइम में रिसाइंड नहीं किया तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे अगर उस एप्लीकेंट ने जिसने शेयर्स बाय किए थे प्रोस्पेक्टस को पढ़कर जिसमें मिस स्टेटमेंट था, if he has done any inconsistency, मतलब मान लो आईपीओ में अलॉटमेंट हो गया, 3 महीने बाद एक डिविडेंड का चेक आ गया था, डिविडेंड का चेक बैंक में डिपॉजिट करके पैसा वहां से विड्रॉ करके बच्चों के लिए बीवी के लिए कपड़े लेकर आ गया था, और उसके बाद एक दिन सुबह चाय की चुस्की लेते लेते प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट दिखा और अप्लाई कर दिया, डैमेजेस you cannot do because you have done an inconsistency by accepting the dividend. You have accepted the contract of the company. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप रिसेंट और डैमेजेस तभी कर सकते हो तब तक जब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब अगर आपको डैमेजेस क्लेम करने हैं तो देयर आर 3 कंडीशंस। सुनो, कंडीशन नंबर 1, you must claim the damages within a reasonable time. Number 2, before you do any inconsistency, मतलब आपने ऐसा कुछ इनकंसिस्टेंट एक्शन नहीं करना चाहिए। एंड नंबर 3, बिफोर द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। बिफोर द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। हो सकता है कंपनी का आईपीओ आ गया और उसके कुछ दिनों बाद लिक्विडेशन में चली गई, जैसे लिक्विडेशन में चली गई आपको डर था अनपेड अमाउंट कॉल करेंगे, आपने मिसस्टेटमेंट ढूंढ के नहीं करा, मिसस्टेटमेंट, आई वांट माय मनी बैक ऊपर। अगर एक बार कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, यू विल बी इन द ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटर्स, लिक्विडिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पता है कि नहीं? मैं बहुत अलग एंगल दे रहा हूं, ये लॉ में डायरेक्टली एक लाइन में नहीं दिया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इतना इन डेप्थ है। जब आपको डैमेजेस देना ना, ऐसे ही नहीं देते। डैमेजेस जो एक्चुअल होगा वही मिलेगा, और डैमेजेस उसी को मिलेगा जिसने रीजनेबल टाइम में क्लेम किया है, बिफोर कोई इनकंसिस्टेंसी क्लेम किया है और बिफोर वाइंडिंग अप क्लेम किया। अगर ऐसा होगा तो ही डैमेजेस मिलेगा। अरे समझ रहा है कि नहीं? पक्का? क्विकली, ये जो डिस्कशन मैंने किया ना, आपके नोट्स में आप देखो पेज नंबर 97, विल बी सरप्राइज्ड इतने सारे डिस्कशन में हमारे क्वेश्चंस कितने हो गए। पेज नंबर 97 पर आप आओ, 97 पेज नंबर। उसमें आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टिक मार्क पेज नंबर 97 पर क्वेश्चन नंबर 1 को टिक मार्क करो क्विकली, 2 को करो, 1, 2 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को टिक मार्क करो क्विकली। डू दिस 4 क्वेश्चंस ऑल ऑफ यू, 1, 2, 6 एंड 7 राइट नाउ। 4 क्वेश्चंस 4 मिनट। हिंट भूलो मत, केस स्टडी की दिए हुए लास्ट लाइन को पहले पढ़ने का, क्वेश्चन के अंडरलाइन करने का, 10 सेकंड स्पेंड करने का, जरूरत पड़ी तो ही पढ़ने का।
हो गया सबका? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आपको याद होगा, क्वेश्चन जैसे पढ़ोगे आप, आपको क्लासरूम डिस्कशन रिकलेक्ट होगा, मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, केस स्टडी। अब इसमें एक्स नाम के पर्सन ने क्या किया था, आईपीओ में अप्लाई किया था प्रॉस्पेक्टस को पढ़कर, बट उसे अलॉटमेंट हुआ नहीं, और बाद में क्वेश्चन में दिया है a few months later X bought 2000 shares through the stock exchange at a higher price which later on fell sharply. X sold these shares at a heavy loss. X claims damages from company for the loss suffered on the ground of prospectus issued by company contained a false statement. Whether X claim for damages is justified? No. आपको कहना है a person who purchases shares directly from the company can only make the company liable. A subsequent purchase from the open market, you cannot make the company liable for the misstatement in prospectus. सबको क्लियर है? अरे बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा हटके। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने दिया है कि ए ने अप्लाई किया था, ए को शेयर्स मिले थे, और ए ने वो शेयर्स बाद में किसको ट्रांसफर किए, बी को, मतलब बी ने स्टॉक मार्केट से खरीदा, बी ने डायरेक्टली कंपनी से परचेस किया क्या? नहीं, बी ने ओपन मार्केट से लिया। तो ऐसे केस में बी उस प्रोस्पेक्टस के मिसस्टेटमेंट के लिए लायबल कर सकता है क्या? नो। आई होप इट इज क्लियर। आपको कहना ओनली हु परचेसेस डायरेक्टली कैन मेक द कंपनी लायबल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। आपको कहना है एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखो एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स, वहां पर जो दिया ना, no additional information in addition to the statutory requirements can be given in the prospectus. दोस्तों ध्यान दो, what we have studied, any additional information at the volition or will of the company, any additional information that complies with the golden rule of prospectus wherein true nature of venture and true financial position is shown is a welcome step. तो आपको कहना है the statement is false. Statement is false ना? क्वेश्चन नंबर 7 बोलो आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सोच के बोलो, तुक्के मत मारो। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑफर लेटर इशूड बाय कंपनी बी टू शेयरहोल्डर्स ऑफ कंपनी ए, whether it can be regarded as prospectus, कुछ स्टूडेंट कहते हैं यस, बट द आंसर इज नो, बिकॉज मैंने आपको कहा था ऑफर कैसे होना चाहिए, जब पब्लिक को जब इशू करते हैं जनरल ऑफर होना चाहिए ना। यहां पर कंपनी बी ने कंपनी ए के शेयरहोल्डर्स को दिया, स्पेसिफिक ऑफर है। आपको कहना है प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट इशूड टू द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट। यहां पर जो ऑफर हुआ है वो जनरल ऑफर नहीं हो, स्पेसिफिक ऑफर है, इसलिए ये प्रोस्पेक्टस नहीं होगा। और अमालगमेशन में आपने पढ़ा है, इस केस में आप इसको पब्लिक ऑफर नहीं कहते, प्रोस्पेक्टस नहीं कहते, ये तो क्या था, परचेस कंसिडरेशन होता ना, पीसी। बट आपको कहना है इट इज नॉट prospectus because there is no public offer, it's a specific offer. Clear सबको? Yes, that's all for the day. Thank you.